मॉर्निंग। तो मैं अपने तरीके से अपने सवालों को पकड़ रहा हूं, अपने तरीके से सवालों को पकड़ के आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं पहला सवाल उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शायद ये 2 है, जिसमें कैलकुलेट द इक्विव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर का थोड़ा सा लोचा है इसमें। चलिए मैं कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। 2 या 3 क्वेश्चन है, फिगर से समझ जाओगे। एक क्वेश्चन ये है बेटा, ये बिगनर लेवल के सवाल स्टार्ट करा रहा हूं अभी, बिल्कुल बिगनर लेवल के। आप चुपचाप मुंह बंद रखना और बिना उंगली किए हुए पढ़ते चलो। ये 2 सिचुएशन है, ये रहा ए, ये रहा पॉइंट बी। यहां पर एक की है जो इस मोड में है की, ये 8 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम और ये 8 ओम। सवाल ये दे रखा है, सवाल जो पूछा है उसने ये पूछा है कि आर ए बी निकालना है। क्वेश्चन ये है आर ए बी निकालो। आर ए बी का मतलब ए से बी तक का नेट रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, नंबर फर्स्ट, व्हेन इस स्विच को नाम दे दिया एस। की बोल देते हैं, कभी स्विच बोल देते हैं, स्विच बोल रहे होते हैं तो एस बोल देते हैं, की बोल रहे होते हैं तो के बोल देते हैं। तो व्हेन एस इज ओपन, जब ये एस ओपन है, और दूसरा है आर ए बी निकालो व्हेन एस इज क्लोज्ड। चलिए मैं शुरू करवाता हूं, मतलब एक सॉल्यूशन से समझ में आएगा क्या पूछा है। एक फिगर दे रखा है, एक नेटवर्क दे रखा है 4 रेजिस्टेंसों का। उसमें ये बोला है कि यदि ये एस ओपन हो, जैसा फिगर में दिख रहा है वैसा ही हो, जैसा फिगर में दिख रहा है। हालांकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे किया है, जो शीट में क्वेश्चन है ये पहले पूछा है, ये बाद में पूछा है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, मैं पहले कौन सा बता रहा हूं या दूसरा कौन सा। ठीक है, तो चलिए एस इज ओपन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा, यदि ये ओपन है यानी ये एज इट इज है, एक तरीके से यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, इसमें करंट कभी पास ही नहीं हो सकती। तो जब ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, तो इक्विवेलेंटली मैं इस सर्किट को ऐसे बना रहा हूं बेटा, और आप फटाफट एग्री कर जाओ तो बोल देना हाँ कि ये वैलिड है। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा बी, ये रहा रेजिस्टेंस 8 ओम, ये 12 ओम, 12 ओम, ये 12 ओम और ये 8 ओम। ये वाला तार मैंने बनाया ही नहीं, बीच वाला, क्योंकि जब है ही नहीं एक्शन में, ये इसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है ना, इसका यूज ही नहीं है, इसका कोई, जब ये एक्शन में नहीं है तो इससे नमस्ते कर ली मैंने। जब ये एक्शन में नहीं है तो मैंने इससे नमस्ते कर ली। अब बताइए, ये सवाल आपके लिए आसान हो गया कि नहीं? बताइए, ये दोनों सीरीज में है ना। देखो बेटा, जब आप यू चलोगे इस ट्रैक पर तो ये क्लियर है कि ये दोनों सीरीज में, हम कंफर्म है। और जहां पे आप कंफर्म हो, 100% श्योर हो, तो वहीं से डिसीजन लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो कंफर्म है कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों अपने सीरीज में, तो 12 सीरीज और ये रेजिस्टेंस का सीरीज है, तो यहाँ फॉर्मूले कैपेसिटेंस वाले नहीं, रेजिस्टेंस वाले लगेंगे। तो इसका जो अगला फिगर बनेगा, बताइए 12 और 8 20 ओम, ऊपर वाली आर्म का 20 ओम रेजिस्टेंस लगेगा, नीचे वाली आर्म का भी 20 ओम रेजिस्टेंस होगा। हो गए, समझ में आ गया होगा कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। आप ये आदत भी डालिए, दिस इज ए, दिस इज बी, ये इक्विवेलेंट फिगर समझ में आ गया होगा। यहां से इस फिगर में आना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इस पूरे को 20 लिख दिया, इस पूरे को 20 लिख दिया। अब ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि ये ऊपर वाला भी ए और बी से जुड़ रहा है, नीचे वाला भी ए और बी से जुड़ रहा है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है, लेकिन जब इसमें ट्रिक लग रही है तो ट्रिक जेब में रखने के लिए नहीं बनाई। ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, R/N वाली ट्रिक लगा दीजिए, यानी R/2, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस इक्वल है पैरेलल में। तो बताइए 20 और 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 आएगा। तो यानी यहां मैंने आंसर लिख दिया, RAB आएगा 10 ओम। ठीक है, पेपर में लेकिन आपको एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी कि these two resistance are in parallel। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, when S is closed, यानी यदि ये क्लोज्ड हो तो यानी ये सर्किट ऐसा दिखेगा, सब लोग देखेंगे। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये 8 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम, ये 8 ओम। अब ये एस क्लोज है तो ये तार से कनेक्ट कर दिया मैंने।
इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट हो गए। यदि मैं देखो, एक मिनट एक चीज सुनना, यदि मैं इस पॉइंट का नाम सी दूं और इस पॉइंट का नाम डी दूं, तो ये सी और डी अलग अलग पॉइंट है, क्योंकि जब आप सी से डी चल रहे हो तो सी से डी जाने में बीच में रुकावट है ना। लेकिन इस सवाल में एक सुविधा क्या मिल गई, यदि आप इस पॉइंट को नाम सी देते हो तो इस पॉइंट का नाम नया देने की जरूरत नहीं है, नाउ दिस ऑल्सो बिकम्स सी। इस पॉइंट का नाम सी देते हो तो नाउ इसके लिए डी नाम सोचने की जरूरत नहीं है, दिस पॉइंट ऑल्सो बिकम सी। कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हो गया ये, तो दिस इज सी 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 सी। होपफुली कि समझ में आया होगा। अब देखिए मैं अब आपको बताता हूं, अब मैं जिन सवालों की लड़ी लगाऊंगा इस सवाल के बाद, इस सवाल के बाद जिन सवालों की लड़ी लगाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, उसमें मैं ये समझाऊंगा कि यदि इस टाइप में आपको क्वेश्चन को आसान करना है तो कोशिश करिए कि यदि कोई पॉइंट बिखरा हुआ है, जैसे सी यहां पे बिखरा हुआ है कि ये भी सी है ये भी सी है, यदि कोई पॉइंट बिखरा हुआ है तो उसको एक ही जगह लाके इकट्ठा करो, सवाल काफी हद तक आसान हो जाएगा। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, समझिए। मैं अब इसको इक्विवेलेंटली दूसरे तरीके से डिजाइन कर रहा हूं। बेटा ये 8 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है, 8 ओम। आप देखोगे एक पॉइंट ए और एक पॉइंट सी है, भाई ये ए है तो ये सब ए यू है, तो 8 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है, ए और सी। तो एक पॉइंट ये रहा ए और एक पॉइंट ये रहा सी, ये 12 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है। तो प्लीज मेरे सर्किट बनाने का तरीका देखिएगा, ये 12 ओम, ये 12 ओम भी एक ए और एक सी से जुड़ रहा है, तो इसको ए से जोड़ दो और सी ए। अब देखिए मैंने सी ए की जगह इकट्ठा कर दिया है ना, यहां सी ये रहा सी ये रहा, मैंने सी एक जगह इकट्ठा कर दिया एक ही पॉइंट को। अब इस 12 ओम को देखते हैं, इस 12 ओम को देखते हैं, ये 12 ओम भी सी, एक पॉइंट तो सी से जुड़ रहा है ना और एक बी से, तो इसका एक पॉइंट मैंने सी से जोड़ दिया और एक बी पे जोड़ दिया। ये 8 ओम जो है, ये 8 ओम जो है ये भी सी और बी से जुड़ रहा है, तो एक पॉइंट मैंने सी से जोड़ दिया और एक पॉइंट बी से जोड़ दिया। अब ये सवाल आपको आसान लगने लगा, लेकिन ध्यान रखना स्विच ऑन करते ही एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब ये इस तरीके से सोचना पड़ेगा, जब स्विच ये वाला वायर नहीं कनेक्ट था तो ये दोनों सीरीज में थे, देखो ये दोनों सीरीज में थे, फिर उसके बाद सॉल्व किया। लेकिन अब जैसे स्विच ये ऑन कर दिया, अब ये दोनों सीरीज में नहीं रहे। ये फील करने लगे कि नहीं कि अब ये दोनों सीरीज में नहीं रहे, क्योंकि जब आप यूं से यूं जाओगे, मैंने क्या बोला है, जब आप इसमें यूं जा रहे थे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में सिर्फ एक ही रास्ता था, कोई बीच में कोई गली मोहल्ला नहीं निकल रहा था, सीधे गए थे। लेकिन अब जब आप यूं जा रहे थे यूं, तो बीच में से गली आ गई थी, तो इसीलिए 8 और 12 अब ये सीरीज में नहीं रहे। ये भी समझना जरूरी है इसमें कि ये दोनों सीरीज में नहीं रहे, तो फिर क्या रहे, कैसे रहे। तो इसके लिए मैंने पहले सी पॉइंट जो इधर इधर बिखरा हुआ था उसको एक ही जगह रख दिया, इससे आपके लिए डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ गई। अब ये दोनों पैरेलल में बेटा, अब ये दोनों पैरेलल में है, होप कि आप कर पाओगे। तो बताइए आर ए सी में निकाल रहा हूं, अब समझिए शब्द को भी ढूंढिए, आर ए सी निकाल रहा हूं यानी ए और सी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं और फॉर्मूला लगा रहा हूं 8 इंटू 12, 8 प्लस 12। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने दिया है कि पैरेलल में यदि दो रेजिस्टेंस हो तो आप 1/RB इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लगा सकते हो, मना नहीं है, वही आएगा। लेकिन दो रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्ट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो 12 × 96 20, 96 अपॉन 48/10 आ रहा है ये, या 4.8 ओम लिख देता हूं, 4.8 ये RAC आ रहा है। और होप कि आपको अगली लाइन भी समझ में आ जाएगी बेटा, RCB भी यही आएगा, सी से बी तक का भी रेजिस्टेंस यही आएगा, सी और बी के बीच का भी, क्योंकि ऊपर नीचे जरूर है पर है तो पैरेलल में ही ना, है तो पैरेलल में, वही 8 और 12 पैरेलल में, तो सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस भी यही आएगा। अब आ जाइए, तो इसके बाद जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ए से लेके सी तक, ए से ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट सी, ए से लेके सी तक, ए से सी तक का रेजिस्टेंस 4.8 ओम है, तो 4.8 ओम बना दिया। सी से लेके बी तक का रेजिस्टेंस, सी से लेके बी तक का रेजिस्टेंस वो भी 4.8 है, ठीक है। तो ये भी मैंने 4.8 ओम बना दिया। अब तो आप कर लोगे, आगे मैं बता नहीं दूं। अब आप तो समझ गए ना, आगे बताने की जरूरत नहीं है। ए से बी तक ये दोनों आप सीरीज हो गए, सीरीज हो गए तो आपको पता है 9.6 ओम हो गया। मैं ऐसे लिख देता हूं RAB इक्वल टू 9.6 ओम।
चलिए इस सवाल से हमने सीरीज अरेंज किया, पहचानना स्टार्ट किया कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। यहां मैंने एक मंत्र आपको देने की कोशिश की कि यदि कोई पॉइंट बिखरा हुआ है, जैसे यहां बिखरा हुआ है, तो उसको एक करने की कोशिश करो। मैं अभी अभी किसी के डाउट नहीं बता रहा हूं, सिर्फ अपनी बातें बता रहा हूं, किसी के कोई डाउट नहीं बता रहा हूं, सीरियसली। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन पकड़ रहा हूं मैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर है 5। उसमें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द करंट शोन इन द एमीटर इन द सर्किट गिवन बिलो। एक सर्किट दे रखा है आपको 5 5 10 10 10। देखिए एक सर्किट आपको दे रखा है ऐसे। भैया अब आप 12th में पढ़ रहे हो तो ऐसी चीजों की आदत तो डाली है। अब आप 5 ओम 5 ओम, फिर ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम, और ये कनेक्टेड है किससे, एक बैटरी से। बैटरी कनेक्टेड है कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। तो यहां पर एक एमीटर लग रहा है, वो ये कह रहा है कि इसकी रीडिंग बताओ कितनी होगी। कैलकुलेट द करंट शोन इन द एमीटर। एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस होती है, जिस आर्म में वो लग रहा होता है उस आर्म की करंट मेजर करता है। तो ये इस आर्म में लग रहा है तो इस आर्म की करंट मेजर करके बता देगा। तो हमें ये बताना है ये कितनी करंट रीड कर रहा है। आई इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन हम सब जानते हैं असली कलेश ये क्वेश्चन नहीं है, असली कलेश ये क्वेश्चन नहीं है। असली कलेश है भला हमारे पास, यदि मैं इस पॉइंट का नाम ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम बी दे दूं, तो सोचो ये सवाल, जो मेन सवाल है वो आर ए बी निकालना है। आर ए बी निकालना मेन पर्पस है। आर ए बी यानी ए से लेके बी तक इतना सारा जो बवाल ये मकड़ी का जाल सा बना हुआ है, उसको एक रेजिस्टेंस में निपटा दूं। सोचो क्या ये सवाल, यदि मैं आपको आर ए बी निकालना सिखा दूं, यानी यदि ये सर्किट इक्विवेलेंटली ऐसे डिजाइन करने लग जाओ थोड़ी देर में, आप ये ए और बी के बीच में इतने सारे जो रेजिस्टेंस लग रहे हैं उनकी जगह एक रेजिस्टेंस मिल जाए, तो बचा हुआ सवाल तो आप कर ही लोगे। कर पाओगे या नहीं, जल्दी बताओ। यदि मैं ए से लेके बी तक ये अटरम सटरम जो मकड़ी का जाल बना हुआ है उनको निपटा के एक रेजिस्टेंस बना के सिखा दूं, फिर तो आप कर लोगे। तो यानी आप भी जानते हो कि असली कलेश ये है ही नहीं, असली कलेश ये है ही नहीं, असली कलेश है ये। तो चलिए कैसे करेंगे। तो मैंने अभी पिछले सवाल में एक मंत्र दिया था, मंत्र ये दिया था, जैसे आपने इस पॉइंट का नाम ए दिया है, ये बी, अच्छा इस पॉइंट का नाम ए या बी से कुछ चल जाएगा, नहीं चलेगा। इस पॉइंट का नाम ए और बी से कुछ, क्योंकि ए के हर रास्ते से रुकावट आ रही है, ए से चले 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 चले, ये तो पॉइंट ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए, लेकिन हर रास्ते से रुकावट आ रही है, तो ये पॉइंट ए नहीं कहा जा सकता। यदि एक भी वायर एक भी जगह से कंडक्टिंग टच होता तो मैं इसको ए दे देता, फिलहाल इसका नाम सी ही देना पड़ेगा, सी। चलो दे दिया। अब आपको पिछले सवाल में जो मैंने मंत्र दिया था वो यूज करिए। मैंने क्या कहा था कि यदि किसी सर्किट में एक पॉइंट फैला हुआ हो, कि जैसे ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है ए, यानी इस रेजिस्टेंस का ये पॉइंट और ये पॉइंट एक होने के बावजूद भी अलग अलग दिखा रखा है। बताना ये जो रेजिस्टेंस है इसका एक एंड यहां लग रहा है ए पर, और इसका भी एक एंड ए है, तो ए। तो देखिए इक्विवेलेंट बनाना सिखाता हूं। ये रहा 10 ओम, पहले इस 10 ओम को देखेंगे सब लोग। ये वाला जो 10 ओम है, ये वाला जिसपे मैं ये हल्का सा टिक लगा दिया, इसका एक पॉइंट ए से जुड़ रहा है और एक पॉइंट सी से जुड़ रहा है, ये वाला 10 ओम। अब इस 10 ओम की बारी बताइए, ये जो 10 ओम है, ये 10 ओम, ये किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है, ये भी तो ए और सी से जुड़ रहा है, ए और सी। तो ए को नया नाम ना देके वहीं लिया है मैं, सी। तो बेटा सर्किट में बिना छेड़छाड़ के मैं इजी करने जा रहा हूं, यानी इसको मैंने ए और सी से ऐसे दिखा रखे थे, मैंने ये 1 2 3, देखो ए, देखो यहां से भी एक वायर जा रहा है, ये एक जा रहा है, उन सबको एक जगह कलेक्ट करो तो आपके लिए सुविधाजनक स्थिति अपने आप बन जाएगी। चलिए अच्छा, ये 10 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है, ये वाला 10 ओम
अब ये वाले 10 पे मेरा ध्यान है, ये 10 ओम जुड़ रहा है सी और बी से, तो एक सी और एक बी। ये 10 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है? तो ये 10 ओम एक पॉइंट जुड़ रहा है सी से और एक बी से, तो देखो सी और ये बी, इतना काम हुआ। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये सर्किट आसान सा बनता जा रहा है ऊपर से, वो केवल दिखाने में उसने बदतमीजी की है, हम उसे सही कर रहे हैं, जो रायता फैलाया है। अभी दो रेजिस्टेंस और रह गए हैं, 5 और 5। ये ऊपर 5 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है? बोलो, सबसे ऊपर वाला 5 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है? जल्दी से बताइए टाइप करके, ए और बी से ना। तो आइए उस 5 ओम को, ये ना 5 ओम, एक पॉइंट मैंने ए से जोड़ दिया देखो यहां पे, और एक बी से जोड़ दिया, ये ऐसे। ऐसे नीचे वाला 5 ओम ए से और बी से। अब आप बताइए ये सवाल आपके लिए पहले से आसान है या नहीं है? दिल से बताइएगा और ईमानदारी रखिए कि इस सर्किट और इस सर्किट में यदि आपको ये और ये देखने को मिले तो इसमें कुछ उम्मीद जगी ना करने की, इसमें कुछ उम्मीद जगी ना। अब ये इजी हो गया, तो अब आप बताइए जो सबसे पहले दिखे उसको करना चालू करो। सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में, सबसे पहले ये दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, कई लोग कह रहे हैं कि अब हम कर लेंगे, लेकिन अभी भी इसमें कई कंजरे हैं जिन्होंने ये रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई बात नहीं, सबका साथ सबका विकास। फिर आगे मेरी जान को कलेश ना बने, आगे मेरी जान को कलेश ना बने, तो मैं फटाफट बता रहा हूं। बताइए, ओरली कर लेता हूं, 10 और 10 ये किसमें है? पैरेलल में। पहचान में आता है ना, क्योंकि ये ए और सी से जुड़ रहा है, ये भी ए और, तो 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 ओम। और ध्यान रखना, पॉइंटों के नाम देना सीखिए कि ये जो इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस आएगा वो 5 आएगा ए और सी के बीच में, क्योंकि ये दोनों ए और सी से जुड़े थे। अब आइए इधर देखिए, 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 10 और 10 का 5 आएगा सी और बी के बीच में, 5 ओम सी और बी के बीच में, ठीक है। इतना हो गया। अब यानी इतना, और अब ऊपर का 5 ओम ये रहा, वो ए से जुड़ रहा है और ये बी से जुड़ रहा है। एक नीचे भी 5 ओम है, ये ए से जुड़ रहा है, ये बी से, फिर ए से बी से। अब बताइए कितना आसान सवाल लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं इसी में कर देता हूं। ये 5 और 5 10 ओम, तो इन दोनों को हटा के इसी में कर देता हूं, ये 10 ओम लगा दिया मैंने। अब ये तीनों किसमें है? पैरेलल में। ये तीनों पैरेलल में है या नहीं? तो अब क्योंकि ये 3 है, तो 1/RP इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। भाई पैरेलल में तो यही फॉर्मूला लगता है, ये तीनों पैरेलल में, तो ये हो गया। सॉल्व करें तो 10, 5 दूनी 2, ये 2 2 4 और 1 तो 5, 1/2। जो मेरे से गलती होती थी बेटा, 1/2 आंसर दिया, आंसर आएगा 2, क्योंकि इसको पलटना भूल जाता था, 2 ओम। तो ये पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। फिर यानी इन सबको हटाओ और 2 ओम का लगा दो, फिर आप आगे कर ही लोगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल। अब आगे देखिए, एक और सवाल मैं बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 शीट का देखिए। अब यदि आप उसके आगे भी नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, जिन्हें लगता है कि मैं आगे बताऊं, तो अब मेरी तरफ से अपने गाल पे थप्पड़ मार लीजिए, मान लेना मैंने मारा है, कि उसके आगे भी नहीं कर पा रहे तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक सर्किट बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। फिर क्या है इसमें, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां एक रेजिस्टेंस लग रहा है, यहां एक रेजिस्टेंस लग रहा है, यहां एक रेजिस्टेंस लग रहा है, और ये एक रेजिस्टेंस यहां लग रहा है। ये 6R ओम है, ये 6R, ये 6R और ये R। चलिए आर ए भी पूछा है उसने पूछा है ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस लगाओ, निकालो। अच्छा, ए और बी का नेट रेजिस्टेंस निकालो, इसका मतलब ये होता है कल को मैं ए और बी के बीच में बैटरी लगाऊंगा, ए और बी पर बैटरी लगाऊंगा, बैटरी के तार ए और बी पे लगाऊंगा, तो बैटरी को नेट रेजिस्टेंस कितना महसूस होगा। तो चलिए शुरू कर रहा हूं मैं, ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब साला यहां भी रहता, पहले ये बताइए, क्या कोशिश करो क्या इस पॉइंट का नाम ए या बी से मिल जाएगा या नहीं?
यार ऐसे ऐसे यार, ए के हर रास्ते से कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, किसी ना किसी रास्ते से रुकावट आ रही है। अच्छा सुनिए, तो इसलिए इस पॉइंट का नाम ए नहीं दे सकते, और बी से तो एक ही रास्ता है, उसमें भी रुकावट है। अच्छा यदि ये सर्किट ऐसे होता तो थोड़ा सीआईडी लगाना, क्लू लगाना, यहां से भले ही रुकावट है, यहां से रुकावट, लेकिन एक भी रास्ते से यदि कनेक्शन मिल जाता है तो ये अब ए पॉइंट हो गया। अब ये ए पॉइंट हो गया। यदि मैंने ये सवाल यदि मैंने मॉडिफाई किया होता, मतलब मैंने अपनी तरफ से दिया होता, तो ये ए हो जाता। लेकिन फिलहाल इस रास्ते से भी रुकावट है, हर रास्ते से रुकावट। तो चलिए इस पॉइंट का नाम दिया मैंने सी। अब इस सवाल को आसान करता हूं, वही जो मंत्र मैंने दिया है कि यदि कोई पॉइंट बिखरा हुआ है, यदि कोई पॉइंट बिखरा हुआ है तो उस पॉइंट को एक करने की कोशिश करिए। जैसे ये ए ए ए, देखो इस रेजिस्टेंस का एक पॉइंट सी और एक ए से जुड़ा हुआ है, इस रेजिस्टेंस का एक पॉइंट सी और ए से जुड़ा हुआ है, और इसका भी सी और ए से जुड़ा हुआ है, लेकिन साला ए नौटंकी कर रहा है, ए बिखरा हुआ है। तो अब देखिए इक्विवेलेंटली मैं इस सर्किट को कैसे बना रहा हूं। सबसे पहले इस 6R को देखिए, इस 6R को जिसपे मैंने टिक लगाया है, किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है, ए से और सी से। भाई ये पॉइंट ए है, ये सी है। अब इस 6R को देखिए, अब इस 6R को देखिए, ये भी ए और सी से जुड़ रहा है, चेक करो आप, क्योंकि एक पॉइंट ए एक सी से। अब इस 6R को देखिए, ठीक है, एक पॉइंट जुड़ रहा है ए से और एक सी से जुड़ रहा है, ए से और सी से जुड़ रहा है, हो गया। एक ये रह गया, ये सी और बी से जुड़ रहा है। बोलो मानते हो नहीं मानते हो, सवाल आसान हो गया। केवल किस वजह से आसान हो गया ये सवाल, मात्र किस वजह से आसान हो गया, किस वजह से, बुद्धि में ये डालिए जो मैं बोल रहा हूं। हालांकि ये ट्रिक यूनिवर्सल नहीं है, मतलब आगे इससे भी कठिन कठिन सवाल आएंगे। ये पहली कोशिश है, इससे निपटाइए, पहले निपटाइए इसको, ठीक है। अब तो हो जाएगा। अच्छा ओरली करते हैं इस सवाल को बिना। 666, जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर। 3R, बिल्कुल ठीक। 666 का 6R का आएगा, नहीं 2R आएगा, सॉरी 2R, सॉरी 2R आएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई 3, इतने हिस्से का 2R, उस 2R में ये R सीरीज में होगा, तो ये 3R हो गया, टोटल हो गया 3R। तो चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जब तक आपके लिए एक अगला सवाल ढूंढता हूं। चलिए अब मैं वापस पहला सवाल उठाता हूं। अब ये तो एक टाइप के हुए सवाल, ठीक है। अब शीट का पहला सवाल उठा रहा हूं मैं, अब पहला कर डाला तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपसे अपनी तरफ से एक क्वेश्चन, अब देखिए बेटा एक सिंपल क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन। एक सर्किट मैंने दिया बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आवाज में कोई इश्यू है क्या? अबे आ रही है बेटा, आ रही है अभिषेक बेटा, अब तेरे को नहीं आ रही, ये तू देख बेटा। हाँ तो देखिए बेटा मैं जो बोल रहा हूं, ये मैंने अपनी तरफ, शीट में नहीं है क्वेश्चन, ये मैंने अपनी तरफ से पेश कर दिया सवाल, बस बस आगे बेटा मत टाइप करो। मैं चलो इनमें से रेजिस्टेंस दे देता हूं, सपोज करो 6 ओम के दे देता हूं, या सपोज करो 4 ओम के रेजिस्टेंस है, सब 4 ओम के रेजिस्टेंस है, 4 ओम। अब आप 12th में पढ़ते हो, तो मेरा सवाल ये है, बताना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये तो बहुत आसान सवाल दिया है मैंने, बताइए इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बताइए। सुमित ने दिया आंसर हाफ। मैंने पूछा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सोचिए। आई थिंक 0, ईशान। चलो और कोई बात नहीं, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, निकुंज को भी लगता है 0। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आप यदि आंसर नहीं दे पा रहे, ये सवाल ही अधूरा है, क्योंकि मैंने पूछा है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ये तो बताया ही नहीं किन दो पॉइंटों के बीच में निकालना है, समझिए, ये तो बताया ही नहीं किन दो पॉइंटों के बीच में। तो क्वेश्चन में ये बात का वेट करिए और देखिए, ढूंढिए क्या पूछा है। हो सकता है वो ये पूछे RAC निकालिए,
और हो सकता है वो ये पूछे RAD निकालिए। अब मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए इसमें, यानी क्वेश्चन में इस बात का वेट करा करिए कि पूछा किन 2 पॉइंटों में। अब मैंने बोला RAC निकालिए, इसका मतलब ये कि A और C के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकालिए। इसका मतलब ये कल को यदि मैं A और C पर बैटरी लगाऊं, RAC का मतलब कल को यदि मैं A और C पर कोई ऑपरेटिव वोल्टेज लगाऊं तो A और C के बीच के उसे कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस महसूस होगा। तो मतलब समझिए आप, मैं दोबारा समझाता हूं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये जो सर्किट है मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं एज इट इज, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से सवाल दिया, हो सकता है वैल्यू थोड़ी ऐसी हो जाए कि ऊट पटांग की मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको रियल मिल गया। ये सब 4-4 ओम के थे, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट सी था। अब आप कभी कभी सवाल में ये फील कर सकते हो कि मान लो मैंने बैटरी इमेजनरी फील कर लो, कैसे भी यूं करके ये मैंने एक बैटरी फील कर ली। बेटा मैंने पूछा RAC बताओ, तो इसका मतलब ही यही है कि कल को A और C पर बैटरी लगाई जाए तो आप फील कर लिया करिए कि A और C पर यदि बैटरी लगाई तो पता है जब बैटरी लगाएंगे तो करंट यूं जाएगी, उन पे तो जाएगी नहीं, उन 2 पॉइंटों पर तो जाएगी नहीं। समझ गए क्यों? क्योंकि आगे इनकम्प्लीट सर्किट है, लेकिन इतना हिस्सा तो कंप्लीट है ना। सर्किट में करंट यूं जाएगी, उधर नहीं जाएगी, लेकिन इतने में तो मैनेज होगी ना। तो अब इतने का तो जितना है एक्शन में उतना निकालिए। तो बताइए ये तीनों सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे? अब उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। सुनिए बेटा, मैं इस सर्किट में एक काम करिए, ये बात समझ में आ गई कि अब इनसे कोई मतलब नहीं रहा, तो आप इनसे तलाक ले सकते हो, क्योंकि वीडियो है तो इसलिए। अच्छा 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेना चाहो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से 1 2 3 4 5 खचाक। अब इसको मिटा दीजिए, खत्म। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो चलिए अब ये 4 4 4 जल्दी बताओ, इन तीनों का 4 4 4 कितना आएगा? 12 ओम। बोलो 4 4 4 12 ओम। तो अब इसी में मैं कर रहा हूं, इन 12 ओम को यूं हटा दीजिए और एक 12 ओम का लगा दो। अब ये दोनों पैरेलल में, 12 और 4 का 12 गुणा 4 12 प्लस 4 जानते हो ना, 3 ओम आएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब आपको धीमे धीमे ये फॉर्मूला भी अच्छा लगने लगा होगा, है ना। इन दोनों का R1 R2 तो कितना है? 3 ओम। तो देखिए मेरी हरकत है कि इन दोनों को हटाइए और इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए 3 ओम का। अब तो समझ गए होंगे, 4 4 8 3 11 ओम, यानी RAC आएगा 11 ओम। तो जल्दी से मुझे ये बताइए, अगले सवाल का जवाब दीजिए फिर RAD क्या होगा। तो चलिए आपके लिए सवाल यही, क्लास वर्क भूल गया उसकी, उस क्वेश्चन की, उस स्पेसिफिक, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसीलिए बेटा रिकॉर्डिंग यदि ऑन, आप कई लोग रिकॉर्डिंग को सोचते हैं ना, चलो सो लेते हैं, भैया से रिकॉर्डिंग मांग लेंगे, भैया का दिल बहुत बड़ा है, स्मार्ट तो दिखते ही है, दिल बड़ा है तो रिकॉर्डिंग दे देंगे, है ना। रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में ये चीजें मिसिंग हो जाती हैं कभी कभी। चलिए अब है पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन बेसिक सवाल है और ये है हमारा क्वेश्चन, ये पहले का पहला। अच्छा दोनों सवाल एक जैसे, मैं एक करा रहा हूं, एक आप अपने आप घर पे करना। ये सर्किट बना हुआ है और सर्किट में ये कहानी और है, ये ना मैं थोड़ा छोटा बनाऊं बेटा, छोटा इसलिए बनाऊं ताकि मेरे अंदर लालच है कि मैं एक ही बार बोर्ड में पूरा सवाल खींच दूं। इतना बड़ा बड़ा बनाऊंगा तो यार ये सवाल पूरा नहीं आ पाएगा बोर्ड पे, थोड़ा सा मैनेज कर लेना है ना। ठीक, और ये हो गया, हाँ यही है 100 300, अरे नहीं अगले में ये 50 और ये 100, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम का है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम का है, और यहाँ 3 नहीं 2 ही रेजिस्टेंस है ना 100, और वो है 100 300 R3 R4। R3 100 ओम का है और R4 300 ओम का है। ये सर्किट दे रखा है और ये 65 वोल्ट की बैटरी है। उसने पूछा है 65 वोल्ट की ये बैटरी है।
उसने पूछा है कि ये जो रेजिस्टेंस R1 है, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1 इन द सर्किट। इस सर्किट में जो R1 है उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप is just a similar name of potential difference. Don't be confused with this new name. Voltage drop is just another name of potential difference. Actually voltage drop इसलिए नाम भी दे देते हैं, जैसे सपोज करो ये दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो आप मानते हो ना कि यदि ये 30 वोल्ट की बैटरी है तो इसका प्लस इसका टोटल ये आएगा ना कि ये हो सकता है 16 वोल्ट हो, और मतलब ये 20 वोल्ट हो और ये 10 वोल्ट ही होगा। फिर मानते हो नहीं मानते हो सीरीज की थ्योरी, यदि ये 20 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट होगा और इन दोनों का टोटल यही आएगा, सीरीज का फैक्ट है ये। तो ड्रॉप वर्ड इसलिए भी आता है कि जैसे करंट यहां से वोल्टेज लेके चली, या ऐसे मान लो कि 30 वोल्टेज लेके चली, बैटरी ने कहा जा करंट तू 30 वोल्ट ले, तो वो 30 वोल्ट लेके चली, उस 30 में से 20 वोल्ट इस पे लुढ़का दिया, 10 वोल्ट इस पे ड्रॉप कर दिया और बैटरी वो करंट खाली आ गई। मतलब बैटरी लुटाती है वोल्टेज अपना, जा मेरे वोल्टेज लुटा दे। तो जब करंट यहां से चलती है ना, तो उसमें से 20 वोल्ट इस पे लुटा दिए, 10 वोल्ट इस पे ड्रॉप कर दिए, ये मतलब होता है ड्रॉप, छोड़ते हुए चलती है। ले 20 वोल्ट तू ले ले, 10 वोल्ट ले ले तू। धीमे धीमे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना तो आपको कुछ चीजें डायरेक्ट भी सिखाऊंगा। तो चलिए बेटा, ये सर्किट दे रखा है, अब मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से पेश कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं, सुन लीजिए। एक्चुअल क्वेश्चन तो यही है जो शीट में लिखा है, बोर्ड में आया था कि आप R1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। मेरा क्वेश्चन मॉडिफाई ये है, इस सर्किट में मौजूद हर रेजिस्टेंस पे करंट और हर रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, हर रेजिस्टेंस पे। यानी क्वेश्चन को लिख लीजिए, मुझे आपकी प्रैक्टिस करानी है, आपके कॉन्सेप्ट टाइट कराने हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर दिया। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड करंट ऑल्सो अक्रॉस ईच रजिस्टर। चुल्ल कर दी मैंने क्वेश्चन, आपकी ले ली ढंग से, यानी इस क्वेश्चन को ऐसे करके। लेकिन बिलीव मी, मैंने ये जो क्वेश्चन कर दिया है इससे आपकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी। और सुनिए, जब आप कम से कम आगे बढ़ोगे 4-5 दिन बाद एक टॉपिक आएगा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ, उससे ये सवाल जो मैंने कर दिया है कांड इसमें, उससे ये सवाल काफी आसान हो जाएगा। लेकिन मैं अभी उस किरचॉफ लॉ के थ्रू करवाने नहीं चाहता। पता है डिफरेंशिएशन में जैसे ही आपके हाथ में चेन रूल लगता है, जैसे ही डिफरेंशिएशन में आपके हाथ में चेन रूल लगता है, आप तुर्रम खा हो जाते हो, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल की कोई वैल्यू नहीं समझते हो। मानते हो या नहीं मानते हो? एक बार आपके हाथ में चेन रूल लग जाए तो फिर आपकी तो वाह बेटे मौज कर दी, ऐसे हो जाता है आपके साथ। फिर आप फर्स्ट प्रिंसिपल की कोई औकात नहीं समझते, फिर आपका मन भी नहीं करता कि फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आए। इसीलिए जो किरचॉफ लॉ है वो नो डाउट एक तरीके का थोड़ा थोड़ा चेन रूल है, थोड़ा थोड़ा चेन रूल है वो जो किरचॉफ लॉ आएगा। यानी आपके पास आगे बहुत बढ़िया हथियार आने वाला है, तो जब हथियार आपके पास अपडेटेड होंगे तो लड़ाई भी आसानी हो जाती कि नहीं? क्या सारा तलवार, जंग लगी हुई तलवार से लड़ोगे तो कहां जीत पाओगे? दुश्मन के पास तोप गोला बारूद है, बम फेंक रहा हो, तुम तलवारों से लड़ रहे हो। तो अभी आपके पास तलवार है, उसी से लड़ना सीखिए, तलवार चलाना सीखिए। तो मैं इस मीटिंग को ड्रॉप कर रहा हूं, अगली मीटिंग कनेक्ट करते हैं। हाँ तो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन मैंने ये कर दिया कि कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्रू ईच रजिस्टर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक एक करके, एक बार मैंने एक सवाल फर्स्ट यूनिट में भी कराया था कैपेसिटर का, याद करो, एडिशनल का था, और उसके लिए मैंने एक डायलॉग बोला था कि उस सवाल को कर डाला तो कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट झिंगा लाला। और स्पेशली उस सवाल के लिए मैं शाम की मीटिंग में आया था और उसी सवाल को कराया था शाम की मीटिंग में, सिर्फ उसी सवाल को। तो कुछ कुछ ये उसी टाइप का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बस बताइए, सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है ना, फील करते हो ना? इस पॉइंट का नाम ए दे देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं, इसका नाम सी दे देता हूं। अच्छा ये सभी पॉइंट तो बी 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 हो गए, बी बी। अब बताइए ये दोनों किस में है? तो अगला जो सर्किट बनेगा, अगला सर्किट कुछ इस अंदाज में बनेगा और समझ में आना चाहिए। कुछ चीजें मैं ओरली कर रहा हूं, पेपर में आप करके दिखा देना 60। और किसी को दिक्कत हो तो जब मैं कैमरे की तरफ मुंह करता हूं ना, उस समय टाइप कर दिया करो। वैसे तो मुझे पता ही नहीं आप पीछे क्या भेज रहे होगे। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा R1 कितना 50 ओम है ना, ये रहा पॉइंट सी, ये कितने ओम का 100 ओम। इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं मैं, तो ये दोनों मिलके कितने आएंगे? 400 ओम। आएगा ही नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों वी आर श्योर, हम श्योर है कि ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज में फील आता है ना, ये सीरीज में।
अच्छा मान लो यूं करके करंट चलती आई, मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, सपोज करो ये करके करंट चली यूं करके, ये आई करंट है, आई तो वापस भी आई आएगी। याद है ना मेरी आदत याद है ना, आगे करंट कंटिन्यू करने से पहले पहले पीछे वापस दे दो, ठीक है। तो ये करंट यूं चल रही है, ये अब करंट यहां आके डिवाइड होगी, अभी तो ये आई चल रही है और आई वापस भी आएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये आई करंट यहां पे आके डिवाइड होगी, तो मैंने इस करंट का नाम दे दिया एक, कुछ करंट इसमें से इधर जाएगी और कुछ करंट इसमें से इधर जाएगी। तो ये वाली करंट ये रही और ये रही, तो इस वाली करंट का नाम दे देता हूं मैं I1 और उस करंट का नाम दे देता हूं I2। देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझिए बेटा, कि माना यहां से आई करंट चली तो वापस भी आई आएगी नो डाउट, फिर ये आई करंट जब यूं आएगी तो कुछ इधर और कुछ इधर जाएगी। इस नदी का पानी दो नालियों में चला गया तो इस वाली नाली का पानी ऐसे जाएगा और ये इधर आ रहा है, ठीक है। अब सुनो वही डिस्ट्रीब्यूशन यहां देखते हैं, करंट आई यू करके करंट चली, इस करंट की वैल्यू है आई, फिर सर ने यहां करंट डिवाइड मार दी है, इसको नाम I1 बोल रखा है और इसको I2 बोल रखा है। बस इसमें और इसमें ये अंतर कर दिया है सर ने, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 300 और 100 का 400 ओम लिखने जा रहा हूं। अब इस रेजिस्टेंस का नाम लिख दिया मैंने R34, 400 ओम। नाम समझ गए होंगे कि मैंने नाम क्या सोच के रखा हुआ है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यदि आप कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हो तो आपको यहां तक समझ में आ गया। फिर अगला सर्किट, अब ये दोनों पैरेलल में साफ दिख रहा है क्योंकि ये जुड़ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस C और ये वाला पॉइंट है B, ये भी B पॉइंट है बेटा, लिख दिया लो मैंने, ये B और C से जुड़ रहा है, ये भी B और C से जुड़ रहा है। तो बेटा अगले स्टेप में RBC या RCB कुछ भी, तो 100 इंटू 400 अपॉन 100 प्लस 400। अब समझ में आता है, ये कौन सा फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टेंस होते हैं तो ये सॉल्व होके आएगा 80 ओम। ये 80 ओम किन दो पॉइंटों का रेजिस्टेंस है, ये। तो बेटा मैं इसी में चुल्ल कर दूं क्योंकि मुझे को जगह चाहिए होगी। तो अगला सर्किट जो बनेगा, अगला ये रहा 65 वोल्ट, ठीक है। ये कितना, ये 50 ओम, ये 50 ओम। और अब क्योंकि ये दोनों सॉल्व हो चुके तो 100 और 400 का आंसर 80 ओम। ये 80 ओम किन दो पॉइंटों का है, बी और सी का। तो ये 80 ओम क्या कहेगा, ए हटो तुम दोनों, 100 और 400 से कह रहा है हटो तुम दोनों, मैं आ रहा हूं। तो ये सी और ये बी, ये आ गया R234 इक्वल टू 80 ओम। बेटा सब लोग बताइए यहां तक, किसी को कोई सवाल जवाब करना है क्या, यहां तक समझ में आ गया या नहीं। यहां तक एक चीज और ऐड कर दूं, इसमें सिर्फ अब आपको एक ही करंट दिखानी पड़ेगी, आई। सिर्फ एक ही करंट दिखाइए इसमें, आई सिर्फ आई, केवल एक ही करंट दौड़ रही है इसमें। अब देखिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, आप कहो तो लास्ट फिगर और बना देता हूं। तो ये हो गया 65 वोल्ट की बैटरी। कुछ दिनों बाद ये सवाल बहुत आसान तरीके से होंगे, क्योंकि जब आपके हाथ में तलवार हो और आपके हाथ में तोप हो तो आसान तो तोप से लड़ना होता है ना। लेकिन 8 और 5 13, लेकिन ये भी सच है कि हम हर जगह तलवार तोप नहीं निकालते। R1 2 3 4, ये आएगा 8 और 5 13 130 ओम। ऐसे लिखता हूं R1 2 3 4, ऐसे लिखने का मतलब 1 2 3 4, ये आ रहा है 130 ओम। 130 ओम। होप समझ में आ गया यहां तक, क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे। अब सुनिए बेटा, हाँ नहीं गलत तो नहीं होगा बेटा, आई हमें सुविधा तो होगी, कन्हैया गलत तो नहीं होगा, ये आई। अब देखिए हमने आखिरकार इतनी सारी भसड़ को एक रेजिस्टेंस पे ले ही आए। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनिए, बताएंगे ये दोनों पैरेलल में है या नहीं है, यानी या फिर वो वाला डायलॉग देखिए कि बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है उन दो पॉइंटों पर जिनसे वो कनेक्टेड होती है। ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी कॉमन पॉइंटों से जुड़ रहे हैं। तो अब मैं जो लिखने जा रहा हूं सुनिए, इस पर 65 वोल्ट आएगा, समझिए इस रजिस्टर पर 65 वोल्ट आएगा।
ये समझ में आया ही नहीं, क्योंकि अकेला रजिस्टर है, सारा बैटरी उसी पे ड्रॉप कर देगी। यदि दो होते तो कुछ सोचती, थोड़ा इधर करती थोड़ा इधर करती। इसे दो तरीके से समझिए, एक मेरे डायलॉग से कि बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस देगी उन दो पॉइंटों पर जिससे कनेक्टेड है, या फिर ऐसे समझ लीजिए ये दोनों पैरेलल में खत्म। अब इस पर मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूं, सिंस V इक्वल टू आई आर होता है, तो यूजिंग फर्स्ट फॉर R1 2 3 4 मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा V इक्वल टू आई आर तो होता है, इस इक्वेशन को R1 2 3 पे यूज कर रहा हूं, यानी यहां। तो बताइए कितने वोल्टेज है उस पर, कितने वोल्टेज है V की जगह, उस पर 65 वोल्ट। किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस 65 वोल्ट है। ऐसे करते हैं सवाल बेटा, इसको यहां पे आदत भी डालिए, इस वोल्टेज को वहां पे भी लिखने की आदत डालिए। 65, करंट कितनी है I, और रेजिस्टेंस कितना है 130। तो सबसे पहले तो हमें करंट पता चल गई कि हाफ एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर है। ये हमारी पहली जीत हुई। यानी आप ओरिजिनल फिगर में जाएंगे तो ये वाली आप आई, बैटरी से कितनी करंट चली ये पता। देखो ये आई वो करंट है जो बैटरी से चली और बैटरी पे एंड हो गई, तो आपको एग्जैक्टली ये तो पता चल गया ना बैटरी से कितनी करंट चली। लेकिन इस फिगर से आप ये नहीं निकाल सकते कि यहां पे आके क्या डिवीजन हुआ होगा, क्योंकि इसने तो एक पूरा इक्विवेलेंट आंसर दे दिया। अब एक फिगर पीछे चलते हैं, वैसे ही फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। तो नाउ इन फिगर 3, अब आप अपना सारा दिमाग यहां लगा लीजिए। जैसी फिगर 3 पे आओगे तो देखो एक्चुअल क्वेश्चन तो जो बोर्ड ने पूछा था वो तो हो गया। बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इस रेजिस्टर का, आपको इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू पता है, चलो एक मिनट, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट यानी ये V इक्वल टू आई आर फॉर R1, मैंने क्या लिखा है सुनिए। मैं ये वाली इक्वेशन R1 बेटा ये रेजिस्टेंस है, मैंने यहां लिखा नहीं है पर R1 यही है। तो बताइए V, हमें उसका वोल्टेज नहीं पता, उसका नाम मैंने V1 लिख दिया। क्या लिख दिया V1, या फिर वो नाम भी दे सकते हैं, ये क्या पॉइंट था AC, VAC। बेटा देखना ये दोनों नाम सही है कि नहीं। वैसे मैंने क्या लिखा है कि मैं V इक्वल टू आई आर R1 के लिए लगा रहा हूं, और R1 रेजिस्टेंस A और C से जुड़ा हुआ है, R1 रेजिस्टेंस A और C से, तो नो डाउट ये नाम तो उसका होना ही होना है। फिर भी इसी के लिए मैंने V1 दे दिया। कितनी करंट दौड़ रही है बताइए उस पर, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, कितनी करंट दौड़ रही है उस पर, हाफ एम्पियर, और कितना रेजिस्टेंस है उसका 50 ओम, ये 25 वोल्ट आ गया बेटा। जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो यही था, यहीं पे समाप्त हो जाता है। कन्हैया पूछ रहा है कि आपने फर्स्ट फिगर क्यों नहीं लिया, इसमें क्यों किया। वो इसीलिए कन्हैया क्योंकि मैंने इसमें एक चुल्ल मचा रखी है ना, अभी समझ जाओगे। मैंने चुल्ल ये मचाई है कि मुझे सिर्फ इस रेजिस्टेंस से नहीं, इस सर्किट में मौजूद हर रेजिस्टेंस की करंट और हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो केवल मेरा उद्देश्य ये सॉल्व करना होता बेटा। सुनो, यदि मेरा और आपका सवाल यही सॉल्व करना होता तो हो गया बस। इसके बाद सीधे इस फिगर पे आ जाओ, क्योंकि ये वाली करंट तो आप निकाल ही चुके हो, ये वाली हो गया सवाल। अब V इक्वल टू आई आर लगाना आ रहा है ना, कि किसी रेजिस्टेंस पर स्क्रीनशॉट, अभी क्या सवाल हो गया जो अभी पूरा जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, रुको अभी मेरा काम पूरा कहां हुआ है, रुकिए। अब ये आप फिगर 3 पर हो, फिगर 3 पर, अभी फिगर 3 पर ही है, और आपने इस फिगर 3 के माध्यम से ये निकाल दिया। अब स्कोर करते हैं, तो मैंने क्या लिखा, यूजिंग 1 फॉर कौन सा रेजिस्टेंस R2 3 4। सुनिए अब मैं क्या कह रहा हूं, कान खोल के और सुनिए कि क्या लिखा है, कि मैं इस इक्वेशन को, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसको इस वाले रजिस्टर पर लगा रहा हूं, इस वाले रजिस्टर पर R2 3 पर। हाँ अब देखिए, तो बताइए उसका नाम दे दिया मैंने V2 3 4, या एक और नाम दे दिया VCB। अब समझ जाओ ये नाम मैं कहां से ढूंढ के ला रहा हूं, समझिए, क्योंकि ये जो जिस पर हम काम कर रहे हैं वो C और B से जुड़ रहा है।
तो वीसीबी नाम तो लीगल बनता ही है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के हिसाब से मैंने नाम भी V234 दे दिया। तो कितनी करंट दौड़ रही है उस पे? हाफ एम्पियर। बेटा ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, V इक्वल टू आई आर। करंट तुमको पता है क्योंकि ये करंट ऐसे करके दौड़ रही है, आई हाफ एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है वो 80। तो ये आ गया बेटा VCB इक्वल टू 40 वोल्ट। 40 वोल्ट यानी इस पर 40 वोल्ट आ गया। वैसे इसमें डायरेक्ट एक ट्रिक थी, वो ये थी, बताइए, और वो फैक्ट ऑफ सीरीज है। हाँ निकुंज जा रहा हूं बेटा, मेरे बेटा मैं वायरस न्यू में एक बार में एक ही तो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकता हूं ना। वो ये कि आप इसको ऐसे भी V1 प्लस V234 इक्वल टू V1234 होगा या नहीं? सोच के देखो, इसका ये दोनों सीरीज में, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज इक्वल टू सारे वोल्टेज। यहां करंट डिवाइड नहीं होगी अभी इस सर्किट में हो, तो यहां करंट कैसे? अभी आप फिगर 3 पर हो, फिगर 3 में करंट डिवाइड का ऑप्शन ही नहीं है, बताना कहां करंट डिवाइड हो रही है? आप फिगर 3 पर खड़े हुए हो, जो करंट चली वो ही चली, जो करंट चली वो ही चली। चलो अब इधर देखिए, क्या ये वाली बात भी समझ में आ गई? और समझने में आनी चाहिए, जिसमें से V1 आप ये वाला वोल्टेज आप निकाल चुके थे, ये 25, देखो V1 25 वोल्ट, तो ये 25 है, तो ये और ये टोटल 65 है 65, तो V234 40 ही आना था। ये ट्रिक्स होती है। अरे टोटल ऑपरेटिव वोल्टेज 65 है, टोटल ऑपरेटिव वोल्टेज, जिसमें से 25 इसने खा लिए, तो बचे हुए 40 इसी पे ही आएंगे। 65 में से 25 इस पे आ गए 40। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो 65 इसमें से जब 25 निकाल चुके तो 40 ही होगा। अब क्वेश्चन आता है मैंने ये हरकत करी क्यों, इसका वोल्टेज निकाला क्यों? ताकि मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊं। नाउ इन फिगर 2, जो लोग तमीज से पढ़ते हो ना समझ में आ रहा होगा। फिगर 2 में हम इसलिए आए क्योंकि आपको बेटा इन दोनों पॉइंट C और B का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। C और B का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, पता चल गया नहीं चल गया? यानी यहां से ये वोल्टेज कैलकुलेट किए पहले हमने, फिर एक स्टेप पीछे आए। C और B का यहां आसान था वोल्टेज निकालना, तो बेटा C और B का तो वोल्टेज निकाल दिया आपने। अब मुझे बताइए जो मैं बोल रहा हूं, बताना V2, बेटा रेजिस्टेंस के हिसाब से नाम दे रहा हूं। V2 माने इस रेजिस्टेंस का नाम R2 था, R2। V2 और V34 बराबर होगा या नहीं, सोच के बताइए। V2 माने V2 और V34 ये दोनों बराबर होगा, और ये दोनों किसके बराबर होगा? VCB के। इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर होगा पैरेलल में, और ये दोनों क्योंकि C और B से कनेक्टेड है, इस और ये जो वोल्टेज है यही तो निकाले हैं आपने, यही वोल्टेज तो निकाल के आए हो। ये 40 वोल्टेज है, दैट इज ये जो V2 है, ये जो V34 है, ये 40 वोल्ट होगा। आपको अब क्या पता चल गया? इस सर्किट से क्या लेके गए थे जो यहां एडवांटेज मिल गया? इन दोनों का वोल्टेज। अब तुम्हें इसका वोल्टेज पता है, इसका वोल्टेज पता है। अब आप मुझे बताइए इस इक्वेशन में से 3 में से 2 चीजें आपको पता चल जाए, जैसे इस रेजिस्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अब आप फिगर 2 पर हो, इसका तुमको वोल्टेज पता है 40 वोल्ट, इसका तुम्हें रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकलेगी या नहीं निकलेगी? बोलो, निकलेगी ना भाई। इसका तुम्हें वोल्टेज पता है, इसका तुम्हें रेजिस्टेंस पता है, तो चलिए, तो आप क्या लिखोगे? यूजिंग फर्स्ट फॉर R2। कितने लोगों को लगता है कि अब सारे सवाल हो जाएंगे बच्चे हुए, फील आ गया? कितने लोगों को लगता है फील कि सर अब कर देंगे, ये रिदम हमें पकड़ में आ गया? हर्ष को लगता है, अक्षांश को लगता है, दीक्षा को लगता है कि सर अब रिदम पकड़ में आ गया। कृति, निकुंज कन्हैया, ठीक है। अच्छा चलो, कितने लोगों को लगता है सर अभी और कराइए? कितने लोगों को लगता है, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है कि अब मैं इसे छोड़ू यहां पर। कितने लोगों को लगता है कि नहीं सर फीस दिए, बताओ? अरे सर कमाल करते हो, फीस दिए। चलिए, तो इसका अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बचा हुआ होमवर्क में है, बचा हुआ होमवर्क में है बेटा। एक चीज और मैं ओरली बता देता हूं, सुन लीजिए, ओरली बता रहा हूं, सुन लीजिए आगे की कहानी। ऐसे ही करते हैं, एक बैक टू बैक स्टेप पीछे जाके। आप जब इस रेजिस्टेंस पर काम करोगे, ये इक्वेशन लगाओगे, आपकी करंट आ गई भाई। करंट ओरली बता दो कितनी आ जाएगी, ओरली बताओ करंट कितनी होगी। इस इक्वेशन को इस पे चिपकाइए, इसका वोल्टेज 40 है,
इसका रेजिस्टेंस 100 है, तो 40/100 यानी 0.4 एम्पियर। कितनी? 0.4 एम्पियर करंट जाएगी इसमें। तो पता है, अब इस पर करंट निकालने के लिए, आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। या तो यही यूज कर लेना, क्योंकि इसका वोल्टेज भी 40 है, 40 है वोल्टेज, सोचो, और इसका रेजिस्टेंस 400 है, तो करंट आई 0.1। तो इस पर 0.4 एम्पियर करंट आ रही है, देखो, और इस पे 0.1। अब एक चीज नोटिस कराऊं आपको, 0.4 प्लस 0.1 0.5 आ रहा है। ये 0.5 करंट, 0.4 इधर गई, 0.1 इधर गई। खैर, अब आपका काम है बेटा, मेरे समझाने से नहीं आएगी। अब आप प्रैक्टिस करना और सवाल पूरा करिएगा, स्क्रीनशॉट बेटा भेज देना, करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बचा हुआ घर पे करना, डू योर सेल्फ। नाउ चलिए एक और सवाल पकड़ते हैं, बेटा। चलिए अभी मैं करा रहा हूं बेटा। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। सीरीज में करंट सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। अब मैं एक सवाल उठा रहा हूं 7। नो डाउट कई लोग सोच रहे होंगे, इतना सस्ता सवाल, इतना महंगा सवाल करने के बाद 7 की क्या जरूरत थी। 7th क्वेश्चन ही ऐसा था जिसने मेरी थोड़ी थोड़ी दुनिया बदली थी, 12th में। मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था, मेरे पे ये सवाल नहीं होते थे, आप बिलीव नहीं करोगे। पहले मैं कंजरा था, जब सेकंड यूनिट में आए थे मेरे को साला सीरीज और पैरेलल समझ में, मतलब थ्योरी समझ में आती थी, आ गई, लेकिन सवालों में तो कुछ भी असर नहीं डालती थी। तो मैं 7th क्वेश्चन ने मेरी कैसे कहानी बदली वो बताऊंगा। आसान सवाल, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल शेप और एक करके बैटरी, ये 2 बोल्ट और 30 ओम के 3 रेजिस्टेंस। बेसिक सवाल है ये, मेरे पे ये भी नहीं हिलता था उस समय, मेरे पे ये सवाल तक नहीं हिलता था ऐसा। अब देखिए कैसे, मैं बताता हूं। हाँ, आपको थोड़े अच्छा वाला टीचर मिला है। हाँ सीरियसली, हमारा टीचर अच्छा नहीं था, ये नहीं था टीचर। अब देखिए, मैं आपको अपना कंफ्यूजन बताता हूं कि मुझे क्या कंफ्यूजन होता था, जिस वजह से सवाल अटकते थे। सर कहते थे जैसे ये करंट चली यहां से, सर ने, अब करंट डिवाइड हो जाएगी, अब करंट यहां पे आके डिवाइड हुई, सुनना, यूं करके। तो मेरे दिमाग में ये आता था, जब ये करंट चली, ये करंट यहां से आई, तो ये यू क्यों नहीं डिवाइड हो सकती, ये यू क्यों नहीं डिवाइड हो सकती। खुराफाती दिमाग था मेरा, पढ़ने वाला ही था, तभी ये क्वेश्चन थे कि ऊपर से करंट डिवाइड हो गई डिवाइड यू करके। अब ये करंट यूं आई, हम नहीं कर रहे यहाँ डिवाइड, या सपोज करिए, तो ये करंट यहाँ पे आके भी तो डिवाइड हो सकती है, सोचो, ऐसे और ऐसे। अच्छा सच बताओ, ये अब कितने लोगों का क्वेश्चन बन गया, पहले नहीं था लेकिन अब आ गया। ये क्वेश्चन चलता था और ये समझ में नहीं आते थे मेरे, कि जहां मर्जी होती है डिवाइड कर दो, और अब नहीं कर रहे डिवाइड। मर्जी है डिवाइड कर लो, नहीं है तो मत करो डिवाइड। ये यू चल रही है, करंट यू डिवाइड कर दी, तो साला ये कॉन्सेप्ट फिर यहां क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, तो चलिए एक छोटी सी बात थी, ठीक, छोटी सी बात थी, बताता हूं, जो मेरे को खुद ही समझनी पड़ी, किताबें पढ़ पढ़ के समझ में आई। देखिए बेटा, जब हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो सुनिए, जैसे यहां करंट आई और आप हायर पोटेंशियल से करंट स्टार्ट करते हो, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर, तो करंट आप पहली बार यहां से स्टार्ट करोगे। हालांकि मेरी आदत तो ये भी है कि बैटरी से जितनी करंट चलती है उतनी मैं वापस पहले दे देता हूं, मेरी आदत तो ये पड़ चुकी है, उतनी वापस। अब यहां सुनिए, करंट चली, आपने यहां करंट डिवाइड कर दी, सपोज करो ये आई करंट है और ये I1 और ये I2, तो जैसे ही आपने करंट डिवाइड कर दिया, करंट का एरो इंडिकेट कर दिया, तो इसका मतलब बेटा ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल हो गया करंट डिवाइड करते ही, क्योंकि ये वाला एरो करंट हाई से लो जा रही है। ये वाला एरो देखो, जब आप एरो ऊपर दे चुके हो
तो ये करंट हाई से लो जा रही है। बोलो ये बात समझ में आ गई? पहली बार करंट डिवाइड करते ही ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल हो जाता है। हो गया, पहली बार से ही क्लियर हो गया। अब ये हाई पोटेंशियल से लो जा रही है, लो, ये हाई से लो। अब वापस ये जो करंट आ रही है, ये वाली जो मेरा कंफ्यूजन था, ये वापस इसलिए नहीं जाएगी उधर, ये इसके रास्ते में इसलिए नहीं घुसेगी क्योंकि लो से हाई पोटेंशियल करंट नहीं जा सकती है। समझ में आया? इसलिए ये करंट इधर ही जाएगी। इसके लिए ये वाली चॉइस है ही नहीं। ये वाली करंट भी इधर नहीं घुसेगी क्योंकि इस वाली करंट का कुछ हिस्सा यदि यूं जाएगा तो लो से हाई जाना पड़ेगा, जो कि इलॉजिकल है। तो इसलिए इस करंट की मजबूरी है इधर ही जाएगी, इस करंट की मजबूरी है कि इधर ही जाएगी। पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? ये जो करंट डिवीजन में कंफ्यूजन होता था मुझे, अब ये पल्ले पड़ा कि नहीं कि एक बार करंट यदि आप ऊपर डिवाइड कर चुके हो तो इनडायरेक्टली ऊपर हायर पोटेंशियल, नीचे लोअर पोटेंशियल अपने आप बन गया डिवाइड करते ही। तो इसलिए करंट वापस लो से हाई थोड़ी नहीं जाएगी। अब आप करिए, अब बताइए इसमें सबसे पहले किसे उठाना चाहिए? ये वाली करंट एक ही ट्रैक पे रही, एक ही रही किसी ने, तो ये दोनों सबसे पहले सॉल्व होंगे, ये दोनों सबसे पहले सॉल्व होंगे। 30 और 30 60 ओम। फिर तो आप कर लोगे, अब मुझे लगता है अब आप कर लोगे। चलिए अब मैं कर लोगे अब ये सवाल। अब मैं एक सवाल उठाता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ वापस आ गया मैं। एक मिनट, मीटिंग टाइम कितना बज रहा है? अभी तो हेड है। हाँ, फिर एक और सवाल उठाता हूं। हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है बेटा, प्रैक्टिस में लाइए। अब एक मिनट, एक जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 11 है ना? और इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप खुद से कहोगे सर छोड़ो, हम नहीं नोट कर रहे या हम नहीं स्क्रीनशॉट ले रहे, है नहीं? ये अरे बेटा मैं इसलिए एक अच्छा टीचर थोड़ा थोड़ा बन पाया हूं, थोड़ा थोड़ा अच्छा। कंप्लीट टीचर तो कोई नहीं होता, क्योंकि मैं पढ़ने वाला बच्चा था। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं कहीं और नहीं जा सका। सीरियसली मेरे में चुल्ल बहुत थी, मैं चुल्ल कर करके क्वेश्चन पढ़ता था, लेकिन जायज चुल्ल होती थी, जायज। तो मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि यदि ये मेरा क्वेश्चन हो सकता है तो सामने वाले जो बच्चा पढ़ रहा है उसका भी ये क्वेश्चन डाउट चलता होगा, ये चलती होगी, ये चलती। चलिए अब आ जाओ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये केवल वैसे ही हाथ साफ करने के लिए दे रहा हूं ना, इतना आसान सवाल है, आप खुद नहीं कहोगे कि स्क्रीनशॉट ले दो हमें। एक सर्किट दे रखा है, ओ भाई कुछ लोग बेटा फीस दे दो बेटा, बची रह गई है अभी, उसने वादा किया था कि हम 2 दिन बाद दे देंगे, उनको मैंने अलग ही ग्रुप में डाल रखा है। ग्रुप का नाम है 2 दिन बाद फीस दूंगा। अब तो यार काफी दिन हो गए, 2 दिन से भी ज्यादा हो गए। क्यों बेटा? एक मिनट, ये यूं करके, अच्छा थैंक यू माधव बेटा, मैं गुड टीचर, थैंक यू बेटा। ये बात फैला दो आपकी तरह, पूरे भारतवर्ष में फैला दो बेटा। ये एक मिनट में सवाल को करा लूं, आपकी तारीफें मुझे, आप जो तारीफ कर रहे हो बाद में भेजना है, नहीं मैं इस सवाल को करा दूंगा यार। इसमें सारी वैल्यू 12 22 13, ये 22 ओम, ये 13 ओम। अच्छा कन्हैया थैंक यू बेटा। ये 13 18 11, ये 11 ओम, और फिर क्या है 5, और ये शायद 9 ओम है।
ये 9 5 ओम। हाँ चलिए, ये 9 ओम और ये 5 ओम। अरे अभी तो एक और रह गया, ये भी वैल्यू होगी ना, ये है 14 ओम। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो इसको, सारे देश में आपकी तरह फैला दे, ठोक दे, ठोक के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस साल तो नहीं, 2 साल बाद 3 साल बाद जब ये वायरल होंगे वीडियो, ये मैंने 2-3 साल बाद का सोच रखा, वायरल होंगे जब मैं स्टार बन जाऊंगा, तो तुम्हें कहोगे अरे ये वो टीचर है जिन्होंने हमें पढ़ाया था। फिर मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा एटीट्यूड की, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ एटीट्यूड की, है नहीं कि मुझ में थोड़ा एटीट्यूड भी तो आना चाहिए। हाँ चलिए, अब इस सवाल को करते हैं। ये क्वेश्चन है ए और एफ। चलिए, ए और एफ, अरे पॉइंट बी सी डी, बी सी डी। अच्छा, इस पॉइंट का नाम उसने ई दे रखा है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ई दे रखा है। लेकिन अब आप एक चीज सुनिए, ई उसने दे दिया है, ठीक है, लेकिन ई और एफ टेक्निकली एक ही बात है, दोनों का डीएनए एक ही है बेटा, जुड़वा है ये दोनों पॉइंट। अब उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द ब्रांच एएफ, इस वाले में करंट निकालिए, ये करंट निकालनी है आपको। तो बेटा सबको पता है असली कलेश करंट नहीं है, असली कलेश है ये पूरा नेटवर्क सॉल्व हो जाए। तो बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए देखते चलना। क्या लगता है ऐसे सवालों को कहां से स्टार्ट करना चाहिए? ऐसे सवालों को सबसे पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, यानी यहां से, क्योंकि यही से बेटा देखो ये दोनों किस में है पता ही नहीं चल रहा, सीरीज में पैरेलल में पता ही नहीं चल सकता आपको भी, क्योंकि देखो ये जुड़ रहा है ए और बी से, ये जुड़ रहा है ए और बी से, पैरेलल में तो है ही नहीं, है ही नहीं पैरेलल में, सीरीज भी नहीं है, साला पता ही नहीं चल रहा। इन दोनों के अलावा ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा, यानी सुनिए ये दोनों ही सीरीज में है। आपको लगता है किसी और 2 रेजिस्टेंसों के अलावा, मतलब इन 2 के अलावा कहीं और आप डिसीजन ले पा रहे हो? मैं तो नहीं ले पा रहा, कहीं भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो ये 9 और 5, अच्छा 13 और 18 ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं आपको? नहीं कन्हैया, देख जो करंट यूं चलेगी उसके बाद वो यूं और यूं डिवाइड हो जाएगी, देखो ये वाली करंट, तो ये दोनों सीरीज में हो ही नहीं सकते ना। सीरीज के लिए जरूरी है कि सिर्फ एक ही रास्ता हो। यदि यहां पर गली मोहल्ला नहीं होता तो ये, जैसे ये सर्किट टूटा हुआ होता तो ये दोनों सीरीज में होते। चलिए यही क्वेश्चन करते चलिए अपने आप से कि सर ये दोनों से, अच्छा ये टाइप कर सकते हैं आप, मुझे ये टाइप करके भेज सकते हो कि सर ये दोनों सीरीज में क्यों नहीं है, ये दोनों पैरेलल में। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलना चाहिए, सर मुझे तो ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, पर आप खुद नहीं रिजॉल्व कर पा रहे तो मुझे भेजिए, सर 18 और 14 पैरेलल में है ना? मैं कहूंगा नहीं ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि ये जुड़ रहा है ए और बी से, ये जुड़ रहा है ई और सी से। तो ऐसा कोई क्वेश्चन डेवलप हो रहा हो तो जल्दी बताओ मुझे। मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि ये दोनों श्योर डू, ये मैं श्योर डू कि ये दोनों सीरीज में है। तो चलिए 9 और 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 9 और 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 14 आएगा। अच्छा 11 और 14 सीरीज, बेटा 11 और 14 सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि देख बेटा 11 से यूं करंट जाएगी यूं, तो बेटा यहां पे जो करंट चली उसके बाद 2 गली मोहल्ले आगे, देख थोड़ी सी करंट इधर थोड़ी सी इधर, इसलिए 11 और 14 भी सीरीज में नहीं है। अभी किसी ने टाइप करके भेजा था सर 11 और 14 सीरीज में नहीं है 11, ठीक है। अब देखिए बेटा सिर्फ जो करंट यूं जाएगी, यहां से शुरुआत करिए, जो करंट यहां पे डिवाइड होकर जो भी इसके हिस्से में आएगी वो करंट गौर से देखिए सीधे यूं चलेगी। ये कंफर्म हो गया ना सबको कि ये दोनों सीरीज में, ये कंफर्म है ना ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो बताइए 9 और 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 14 ओम। तो वो 14 ओम, देखिए तुम दोनों उखड़ो, उखड़ जाओ, चलो उखड़ो, तो मैं इन दोनों को हटा रहा हूं, मैं आ रहा हूं 14 ओम का यहां, ये तो समझिए मैं क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने उन दोनों को उखाड़ के 14 ओम लगा दिया। हम कुछ चलें तो सही, भगवान ने आगे का रास्ता बता दिया। जैसे ये आया हो भाई यार मजा आ गया, ये तो पैरेलल में है या नहीं पैरेलल में, क्योंकि ये ई और सी से जुड़ रहा है, ये ई और सी से, तो इसी को सॉल्व करिए। 14 और 14 7, 14 और 14 7। ये आवाज आपके बैकग्राउंड में जारी होगी तो वो मास्टर को पागल समझेंगे, अबे 14 14 7 कब से होने लगे, लेकिन आप जानते हो पैरेलल में 14 14 7, तो वो 7 ओम। तो इन दोनों को उखाड़ रहा हूं मैं, उखाड़ दिया और 7 ओम को कनेक्ट कर दो।
अब जैसे ही मैंने 7 ओम कनेक्ट किया, 7 ओम दिख रहा है ना, 7 ओम, ठीक। तो ये देखिए बेटा, 7 ओम कनेक्ट कर दिया, तो अब ये वाला क्लियर कट हो गया कि ये दोनों सीरीज में, चेक करो कि ये दोनों क्लियर कट सीरीज में। अब ये इनकी करंट जो यूं चलेगी वो यूं चलेगी, यूं डिवाइड तो नहीं हो रही, इस पूरे ट्रैक में कहीं और रास्ता है ही नहीं। तो 11 और 7 18 ओम, तो मैं इन दोनों को मिटा रहा हूं और 18 ओम का लगा रहा हूं। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ठीक। अब जैसे 18 ओम का लगाया, ओ यार ये तो पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है एक ही पॉइंट से, तो 18 और 18 है 9। घर पे बोल तो जोर से, उन्हें ये लगना चाहिए, उनको एक बार कंफ्यूज कर दो घर में कि ये मास्टर 18 और 18 9 सिखा रहे हैं, है नहीं। एक बार वो कहे, कंफ्यूज हो जाए आपके मम्मी पापा, 18 और 18 9, जोर से बोलो, जय माता दी। 18 से 18 ये हो गया 9, इन दोनों को हटा रहा हूं और 9 ओम का लगा रहा हूं, लग गया। फिर यार भगवान ने आगे का रास्ता बता दिया, स्लोली स्लोली चलो, ठीक। जैसे मैं यूट्यूब पर धीमे धीमे चल रहा हूं, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, चल तो रहा हूं, रुका तो नहीं हूं। अब ये 13 और 9 सीरीज में, कंफर्म हो ना, सीरीज में कंफर्म करो, कोई भसड़ नहीं दिखनी चाहिए। आप खुद से क्वेश्चन करो, नहीं मुझे तो ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, नहीं है पैरेलल में, सर मुझे ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं, नहीं है यही सीरीज में। 13 और 9 22 ओम, तो 22 ओम क्या कहेगा, हटो तुम दोनों, तुम्हारा इक्विवेलेंट मैं हूं, मैं हूं इक्विवेलेंट 22 ओम है। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। अब ये दोनों पैरेलल में, 22 और 22 11, तो तुम दोनों हटो, मैं आ रहा हूं 11 ओम। बोलो समझ में आया या नहीं आया। और इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि मैंने क्या कहा था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना भी पसंद नहीं करोगे। यदि मैं कहूं तो बेटा ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लो ले लो ले लो चलिए ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो ले लो ले लो ठीक है, चलिए। अब इसमें स्क्रीनशॉट लायक कुछ था ही नहीं, नोट करने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन एक बार घर पे जरूर करना है, नहीं घर पे। चलिए फिर एक और सवाल उठाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 उठाते हैं, ठीक है। उफ बेटा आज तो इतनी क्वेश्चन हो पाए, 68। मुझे नहीं लग रहा कि मैं परसों, मतलब मुझे लग रहा था ना कि कल से चालू करवा पाऊंगा, कल भी सवाल ही चलेंगे। कोई नहीं बेटा, अपने आप को मजबूत करिए आप सवालों के थ्रू। हमने स्टार्टिंग के 4-5 दिन एक चवन्नी भर भी तो सवाल नहीं किए थे, अब एक संग से सवाल आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक। मुझे अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपके बेटा, मैं गंजे ये ना कि बाल काट के कंगे से अच्छा, बेटा मेरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 1 सालों की मेहनत नहीं है। मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूं ना, 12th में इतना होशियार थोड़ी नहीं था मैं, हाँ लेकिन होशियार था, हो गया था, पढ़ते पढ़ते हो गया था कंसेप्चुअल ये, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती थी और मुझे पढ़ना था। सुनो मेरी फिजिक्स कैसे अच्छी हुई, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती थी। अब साला थ्योरी पढ़ू तो बाउंस जाते थे उसके शब्द, तो मैं उठा के न्यूमेरिकल उठा लेता था, क्योंकि न्यूमेरिकल में इतनी हैवी इंग्लिश नहीं होती थी। फिर धीमे धीमे फिजिक्स अच्छी लगने लगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, और आपको एक और ताज्जुब बात बताऊं, फिजिक्स से अच्छी मेरी मैथ थी। एक मिनट, फिजिक्स से अच्छी मेरी मैथ थी, और मैं फिजिक्स का टीचर नहीं था इन द वेरी बिगनिंग, मैं मैथ का टीचर था। फिजिक्स पढ़ने में अच्छी लगती थी, मैथ पढ़ने में अच्छी लगती थी। आप बिलीव, आपको लगेगा क्या कहते हैं, आपको लगता होगा क्या कहते हैं मैं जोक मार रहा हूं, यानी फेंक रहा हूं। मैथ का पेपर सीरियसली अपने धंधे की कसम खा रहा हूं, मात्र 1.5 घंटे में सॉल्व करके बाहर आ गया था। 1.5 घंटे में सॉल्व करके मैथ, इतनी प्रैक्टिस थी। पता है वो जो रफ कॉपी होती है, ना, वो पहले गंदे पेज की 10 रुपए की जो आती है इतनी मोटी, हमारे सामने 10 रुपए की इतनी मोटी रफ कॉपी आती थी, है ना, इतने चट्टे लग गए थे कॉपी के ऊपर कॉपी के ऊपर कॉपी के ऊपर कॉपी, ऐसे 2 चट्टे लगा दिए थे मैथ के मैंने। 1.5 घंटे में मैथ से बाहर आ गया था पेपर देके, और इतना श्योर था 100 आएंगे, लेकिन पता नहीं 6 नंबर का कोई क्वेश्चन या गलती होगी, 94 आए थे मेरे। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारा गया, 1.5 घंटे में पेपर आ गया, और फिर अपनी गलती नहीं समझ में आती उस समय। मैं तो श्योर था कि मेरे 100 ही आएंगे, 94 आए थे मेरे। फिजिक्स में 92 आए थे,
ठीक। हाँ। कन्हैया कह रहा है गर्लफ्रेंड बना लेते तो आपकी इंग्लिश में अच्छे आते। बेटा गर्लफ्रेंड बनाने के बाद आप इंग्लिश की तो पता नहीं, लेकिन रात को इंग्लिश पीने की आदत हो जाती है बेटा, छन से जो टूटे कोई सपना। चलिए, इंग्लिश नहीं धोखा दे दिया बेटा, बस परसेंटेज मत पूछो, परसेंटेज मत पूछो बेटा मेरी, ठीक है। इस इंग्लिश ने मेरे को लुटिया, इंग्लिश और थोड़ी केमिस्ट्री ने लुटिया डुबो दी। इंग्लिश और केमिस्ट्री ने लुटिया डुबोई थी मेरी। हाँ, और एक बात और, चलिए। अब गर्लफ्रेंड बनेगी कहां से, देखो गर्लफ्रेंड बनेगी कहां से। शायरी भी जब मैंने लिखी थी, शायरी भी जब लिखी थी एक लड़की के लिए, या फिजिक्स वाला शायरी कैसे लिख सकता है, फिजिक्स वाला बंदा, उसके शायरी में, उसकी पोयम में टेक्निकल वर्ड भी फिजिक्स के ही थे। तो सुनो, थोड़ी थोड़ी याद है मुझे, अटक जाऊं तो सॉरी बोलूंगा। फोकस में आई वो पहली बार, फोकस देखो फिजिक्स के वर्ड, फोकस में आई वो पहली बार, इश्क का फोर्स लगा दिल पे यार, फोकस में आई वो पहली बार, इसका फोर्स लगा दिल पे यार, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर थी कि वो रहा ना जाए, मिरर इमेज ही सही एक बार तो दिख जाए, इतनी सुंदर थी कि रहा ना जाए, मिरर इमेज ही सही एक बार तो दिख जाए, प्यार करंट सा दिल में बहने लगा, प्यार करंट सा दिल में बहने लगा, और मैं उसके मैग्नेटिक फील्ड में रहने लगा। मतलब यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि उसके आगे पीछे चलता रहता था, जहां वो जाती है वहीं चले जाते हैं। प्यार करंट सा दिल में बहने लगा, मैं उसके मैग्नेटिक फील्ड में रहने लगा। उसके भाइयों ने देखा तो ऐसा तोड़ा, उसके भाइयों ने देखा तो ऐसा तोड़ा कि जीरो पोटेंशियल करके छोड़ा। दुआ है उससे कि कभी कोलिजन हो जाए। कोलिजन भी कौन सा वाला चाह रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक वाला। जानते हो ना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैसा होता है, जिसमें बॉडी स्टिक टुगेदर, कोलिजन के बाद चिपक जाती है। दुआ है उससे कि कभी कोलिजन हो जाए और ऐसा टॉर्क लगे कि वो भी मेरे चक्कर में घूम जाए, ऐसा टॉर्क लगे कि वो भी मेरे लिए घूम जाए। प्यार का शौक उसे भी लग जाए और हाई काइनेटिक एनर्जी से वो मेरे गले लग जाए। प्यार का शौक उसे भी लग जाए और हाई काइनेटिक एनर्जी से वो मेरे गले लग जाए, नहीं तो यूरेनियम न्यूक्लियस सा टूट जाऊंगा और फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह छत से कूद जाऊंगा। थैंक यू यार, ठीक। ओके बेटा आगे बढ़ू। ये मेरी अब फिजिक्स, अब उसे समझ में ही नहीं आई होगी, उसे समझ में ही नहीं आई होगी उसको कि ये क्या साला शायरी पढ़ रहा है, ठीक। अब फिजिक्स का बंदा तो ऐसे ही प्रपोज कर सकता है, फिजिक्स का बंदा तो ऐसे ही बोल सकता है। चलिए बेटा, अच्छा यूट्यूब पे डालना इसे।